इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बन भैया नार शाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, जैसे आप देखे हैं कि जाना भी है कि भी बारिश का मौसम चल रहा है, और इस बारिश के मौसम में देखें कि धरती के ऊपर जितने भी भाई हमारी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, सारे हरे भरे रहे हैं। पर भाई समय के साथ साथ यह भी जाना है कि भी जो हमारे पेड़ पौधे हैं कम होते जाने लग रहे हैं। और भाई मौसम भी आ गया है बारिश का, बारिश के मौसम में भाई पेड़ पौधे लगाना बड़ा जरूरी भी रहा है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो भाई हमारा जीवन बना रहेगा और भाई स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि भाई देखा है कि इतने इतने जो उद्योग धंधे लग रहे हैं या शहर बाजार और सड़कें दुनिया भर का जाल बिछ रहा है, तो भाई देखो जो है ना थोड़ी सी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जो हमारा पर्यावरण है दूषित भी हो रहा है। तो भाई क्यों ना जिस तरह के जो मौसम चल रहा है पेड़ लाने का, तो भाई अगर पेड़ लगावेंगे तो हमारी धरती जो है ना हरी भरी रहेगी। तो भाई हमने इसी बात को लेकर के भाई एक जो है ना जानकारी साझा करी है, और भाई हमारा जो आज की जो बातचीत भी करी है वृक्षारोपण का उचित समय और सावधानियों के बारे में, वो करी है डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सोलंकी से, और बातचीत की है भाई वीरेंद्र पाल ने। तो सबसे पहले भाई ये बातचीत सुन लें पेड़ पौधे के बारे में और आगे जानकारी साझा करेंगे भैया गिल्ला। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा वृक्षारोपण का उचित समय व सावधानियां। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है और इन दिनों अपनी जो नियमित फसलों की बिजाई, सिंचाई, रोपाई का काम है उसमें किसान भाई लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ किसान भाइयों का या जन सामान्य में मिले आम लोगों का भी थोड़ा सा रुझान होता है वृक्ष लगाने का इस मौसम में, या ये कहेंगे वृक्षारोपण करने का। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वृक्षारोपण का सही समय क्या है और किन किन बातों का ध्यान जो है किसान भाइयों को रखना चाहिए जो वृक्ष लगाएं। प्रथम बात तो यह है कि जब हम वृक्षारोपण की तरफ जाते हैं तो सबसे जो पहली बात होती है वो पौधे का चुनाव, कि हम किस तरह के पौधे सिलेक्ट करें। तो मुख्यतः जो हम पौधे सिलेक्ट करते हैं, या तो हम फलदार वृक्ष लगाते हैं, तो सामान्य जो हम दूसरे वृक्ष लगाते हैं जिसमें हम हरियाली के लिए जो वृक्ष यूज करते हैं, तो उनमें एक तो पौधे की थिकनेस और ऊंचाई कम से कम 1.5 से 2 फुट का पौधा मिनिमम हाइट का लेना चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी हो। बहुत ज्यादा बड़े वृक्ष भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं कि कहीं ना कहीं जो बड़े वृक्ष है वो उनकी स्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाती आगे चल के, तो उनके सूखने की समस्या बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करें 1 से 1.5 साल पुराने वृक्ष ही पौधारोपण के लिए ले, जो नर्सरी में तैयार हो। बहुत बड़े वृक्ष भी हम सेलेक्ट ना करें। दूसरा, जो भी हम वृक्ष लगाते हैं उनमें सावधानियां रखनी है कि कम से कम 2.5 से 3 फुट का गहरा गड्ढा और इतना ही चौड़ा गड्ढा खोदें। उसके बाद अच्छी तरह से उस गड्ढे की भराई, ऊपर की कम से कम 30 से 40% मिट्टी और 10 से 15 किलो गोबर की खाद जैसी सुविधा हो। केचुआ का खाद भी यूज कर सकते हैं आप। हो सके तो कुछ फफूंदीनाशक भी आते हैं, वो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे आपका रेविस्टिन है, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब का मिक्सर भी आता है, ये आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके आगे फफूंदी से आपका बचाव उन पौधों का। तो ये सारा मिक्सचर बना के आप उस गड्ढे में भरे। उसके बाद गड्ढे को अच्छी तरह से आप पानी से भर दें, जिससे जो मिट्टी है वो अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद जितनी बैठी हुई मिट्टी है तो
तो आपने डायरेक्ट उससे पौधा नहीं लगाना है, उसके बाद आपने फिर जो बचा कुचा मटेरियल है उससे पूरी तरह से उस गड्ढे को भरना है और पुनः एक बार पानी लगा देना है, जिससे गड्ढा पूरा एक जमीन के लेवल तक आ जाए, बैठना बंद कर दे। इस तरह अब ये तैयार जो गड्ढा है इसमें आप पौधे लगा दे। जितनी पौधे की आपकी बॉल होती है, मिट्टी के जो नीचे बॉल है, जितनी हम नॉर्मल भाषा में बोल देंगे पौधे की गाची होती है, उससे सीधे ही खुरपी से उतना गहरा गड्ढा करके और आप उसको लगा दे और चारों तरफ से दबा दे। आपने बात किया मिक्सचर तैयार करनी है मिट्टी का, जिसमें खाद भी हो, केंचुआ खाद भी हो और फफूंदनाशक भी हो, तो क्या इस दौरान उस मिक्सचर में दीमक से बचाव की दवा भी डाल सकते हैं और कौन सी दवा डालें? बिल्कुल, अगर दीमक की समस्या आपके पर्टिकुलर, क्योंकि हर जगह दीमक की समस्या नहीं होती है, अगर दीमक की समस्या आती है तो जो गड्ढा आपने बैठाने के लिए जब फर्स्ट टाइम आपने जो पानी दिया उस पानी में क्लोरोपाइरीफॉस नाम दवा है, दीमक मार दवा के नाम से भी आता है, अंग्रेजी में हम क्लोरोपाइरीफॉस बोल देते हैं, वो आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से उस पानी में मिला के पहले ही गड्ढे में दे दें, जिससे गड्ढा पूरी तरह से निर्जलीकरण उसका होने के बाद फिर आप पौधे के लिए उसको तैयार कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया कि भाई पौधे की रोपाई से पहले की तैयारी के बारे। अब बात करते हैं समय की, तो क्या आजकल का समय जो है सही चल रहा है वृक्षारोपण के लिए? बिल्कुल, वृक्षारोपण के लिए बहुत उचित समय है। कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं जो डायरेक्टली आप गुठली या बीज से भी लगाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं सबके वृक्ष ही लें, कुछ कलम से भी तैयार होते हैं, कलम से भी तैयार होते हैं, कुछ ग्राफ्टिंग से भी तैयार होते हैं। तो अगर फलदार वृक्ष की स्पेशली बात करें तो अगर ग्राफ्टिंग से अगर आप पौधे रेडी करते हैं या ग्राफ्टिंग वाले पौधे नर्सरी से लेके आते हैं, तो लगाते समय एक सावधानी ये भी रखनी है कि ग्राफ्टिंग एरिया मेन जो जमीन की सतह है उससे 15 सेंटीमीटर ऊपर रहे, ग्राफ्टिंग एरिया नीचे आपने नहीं दबाना। ये भी जहां पर तने पर कलम चढ़ाई हुई है, जिस टनी पर जो जोड़ है उस जोड़ को कभी भी धरती में आपने नहीं लगाना, क्योंकि उससे अगर वहां पे पानी इकट्ठा हो गया तो कहीं भी फफूंदी से मरने की समस्या उस पौधे की बढ़ जाती है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि जहाँ जोड़ है कलम का वो धरती से 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर ऊपर रखें और पानी उसके संपर्क में ना आए, तभी वो अच्छा विकसित हो सकेगा। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बहुत से भाइयों का रुझान जो है फलदार पौधे लगाने का है, और फलदार में भी सदाबहार भी या पतझड़ वाले भी, तो इस मौसम में दोनों लग सकते हैं या केवल हम सदाबहार फलदार पौधे हैं वही लग सकते हैं? सदाबहार वृक्षों की बात करें तो जुलाई अगस्त का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कुछ पौधे जो आपके इसमें ठंड में लगते हैं, जो पतझड़ वाले हैं, अगर वो थैली के साथ मिलते हैं, ये सब या 2 तरह से उनकी मेथड है, थैली के साथ मिलते हैं तो आप जुलाई अगस्त में भी लगा सकते हैं, गाची के साथ मिलते हैं तो आप जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। और अगर सीधे ही नई जड़ों के साथ अगर वो मिलते हैं जो कि ठंड में सीधे उखाड़ के जाते हैं, उनके लिए उपयुक्त समय ठंड ही है, उनको आप उस तरह से अभी नहीं लगा सकते। और जैसे पॉपुलर का पौधा है ज्यादातर उसको सीधा जड़ से ही मिलता है, तो वो आगे जाकर के जनवरी फरवरी के महीने में जो है उन दिनों लग सकता है। या और फलदार है जैसे आलू का है, आलू बुखारा है, ये पतझड़ वाले उन दिनों में लगेंगे। और इन दिनों में जो आ जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे हरियाली के लिए, छाया के लिए लगाएं, तो कौन कौन से विशेष हैं जो आप कहना चाहेंगे भाइयों, किसान भाइयों को कि उनको जो है किसान भाई आजकल लगाएं, और जो जिनके पास खेत नहीं है, घर आंगन में लगाना चाहते हैं या किसी सार्वजनिक जगह पे लगाना चाहते हैं जिससे कि वृक्षा जो है बढ़े, हरियाली बढ़े, तो वो कौन कौन से पौधे हैं? अगर देखा जाए तो जुलाई अगस्त का समय बहुत उपयुक्त भी है वृक्षारोपण के लिए। तो कोशिश ये करें कि आप जो अच्छी मात्रा में फोलियस देते हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो उसमें आपका जैसे पीपल है, बरगद है, नीम का है, कचनार के पेड़ हैं, गुलमोहर के हैं, इस तरह के जो वृक्ष हैं जो एक तरह से अच्छी आपको हरियाली भी देते हैं। एक बड़ा अच्छा वृक्ष है जो इस समय काफी आपका मौलसरी का जो प्लांट, मौलसरी का जो प्लांट है बहुत अच्छा, एक उसका एक ग्रोथ हो जाती है। ये इस हमारे इलाके में चल सकता है, बहुत उपयुक्त है और बहुत अच्छा छत्र बनता है। 7-8 साल के बाद इतना अच्छा वृक्ष हो जाता है कि उसके नीचे आप बैठ के 4-5 लोग चाय भी पी सकते हैं। अच्छा, इतनी छायादार वृक्ष है मौलसरी। तो यहाँ आसपास कहाँ उपलब्ध होगा? मौलसरी आम जो नर्सरियां होती हैं, जो रोड साइड होती हैं नर्सरियां, उसमें उपलब्ध हैं। कुछ जो हमारी वन विभाग की नर्सरियां हैं उनमें भी जैसे आपके जैसे शीशम है, नीम है, मौलसरी है, कचनार है, गुलमोहर है, ये सब तरह के वृक्ष वन विभाग की नर्सरियों में उपलब्ध हैं और बहुत कम रेट पे उपलब्ध हैं, जो उचित दाम पर उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब जो जानकारी आपने दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है सभी किसान भाई और आम लोग भी जो है इस मौसम में वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करेंगे और
हरियाली अपने अपने क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी भाई सुन रहे थे जानकारी कि भाई वृक्षारोपण के बारे में, क्योंकि वृक्षारोपण का भाई समय आ रहा है, जुलाई के महीने में खूब बारिश हुआ है, खूब पेड़ लगाए जाए हैं। तो ये तो भाई जानकारी ली भैया ने। और भाई जो है ना चर्चा कर लें कि धान रोपाई के बाद भाई धान फसल की देखभाल किस डाल करनी है। भाई किसान भाई जाना है, क्योंकि जो धान का जो सीजन है तकरीबन जो है ना खत्म होने को जा रहा है। तो भाई धान की जो रोपाई है इसके बाद समय समय पर भाई जो है ना जो धान है उसकी देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि भाई जो है ना जो धान समय पर बढ़वार शुरू न करे तो भाई किसान का चिंतित होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि सोचा है कि भाई धान तो रोप दी पर जो है ना ये बढ़वार ही नहीं कर रही है। तो किसान की जो समस्या है इस बारे में जो है ना जानकारी काफ़ी कम रहा है, जिस कारण जो किसान भाई हैं अपना सोच समझ के कीटनाशकों का भाई अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू करते हैं। भाई हो सके तो भाई या दवाई डाल का देख लो या गेर का देख लो, तो भाई हमारी जो धान है भाई वो बढ़वार शुरू करता है। तो भाई देखो इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है डॉक्टर भी तो कोई है ना, डॉक्टर से भी जानकारी लें भाई हमारी जो फसल है भी बढ़वार क्यों नहीं कर रही है। भाई कहीं डाल के जो है ना बीमारी आ जाए फसल में, जिस तरह के जड़ की सुंडी है, इसी की बात कर लें तो भाई जड़ के जो कीड़े हैं इसमें जिसके जो प्रोड हैं हल्के स्लेटी रंग के हुए हैं और उड़ने में बड़े अक्षम हुए हैं। क्योंकि खेत की रुपाई से पहले जब किसान भाई सिंचाई के बाद खेत की तैयारी एरोते या पटलरते करा है ना, तो भाई प्रोड पानी पर तिर दे रहे हैं, तिनके पर बैठे दिखाई देंगे। अरे भाई जो सुंडियाँ हैं सफेद उबड़े चावल के आकार की तरह दिखाई देंगी। तो भाई जो जुलाई का महीना है इसमें जो है ना धान की रोपाई के 15-20 दिन के बाद अपना जो है ना सुंडियाँ पौधे की जड़ों को खाना शुरू कर दे हैं, ये खास बात देखने में आवा है। और भाई सितंबर के जो बीज का मिला है तो उसमें खंदीरा है, जिसके कारण जो पौधे हैं वे पीले पड़ जाएंगे। और फुटाव की बात करें तो भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीमारी लग गई है। तो भाई बीमारी तो लग गई पर इसका उपाय भी कोई जरूरी करना पड़ेगा अपना। तो गर्मियों में जो खेत की एक तो अपना गहरी जुताई करनी है, ताकि जो नीचे छिपे जो कीट हैं ऊपर आ जाएंगे और जो कीट बख्शी जो हमारे पक्षी हैं उसने जो है ना वो खा जाएंगे, जिस तरह बचाव हो सका है। एक बात हो रहा है भाई जो रोपाई के 15 दिन तक जो है ना फसल बढ़वार ना ले तो पौधे उखाड़ के सुंडियाँ देखें भाई कभी सुंडी ना लग रही हो तो सुंडी प्रति पौधा हो तो भाई दानेदार दवाइयाँ 10 किलोग्राम कार्बेरिल सेविन 4G या भाई सेविडाल 4G प्रति एकड़ अपना डालनी है। और यदि ये भाई ये कीट उपलब्ध ना है, ये जो कीटनाशक दवाई है, तो भाई 4 किलोग्राम फोरेट 10G या 10 किलोग्राम कार्ब्यूफोरान जो है ना 3G का प्रयोग अपना करना है। तो भाई ठीक या बराबर छिड़काव के लिए यूरिया के साथ भाई दवाई ना मिलाकर फिर अपना गिरनी है। कई बार देखा है कि खेत में भाई डिमक भी आ जा है, क्योंकि डिमक का प्रकोप काफ़ी रहा है खेत में। जिन खेतों में भाई पानी का प्रबंध कम या पानी ठीक तरह खड़ा हो तो भाई डिमक का प्रकोप फसल की जो है ना जो आपने लगा दी है 10-15 दिन के बाद भाई देखेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। और जो हमारी मेड हैं या रास्ते हैं उनके साथ साथ डिमक का ज़्यादा नुकसान देखा जाए है। तो भाई ज़्यादा प्रकोप होने के अवस्था में देखा है जो डिमक है पौधे की जड़ को चाट कर जो है ना उसने ख़त्म कर दे है और पौधे को उखाड़ने से बिल्कुल भी ताकत नहीं लगती, क्योंकि वो एकदम से पट जाएगा। अगर भाई पौधा स्वस्थ है थोड़ा सा जोर लगा है, लेकिन जिस पेड़े में भाई जो है ना डिमक का प्रकोप हो रहा है उन्हें एकदम से हाथ में लेंगे तो हाथ में ही आ जाएगा एकदम से। तो भी रोकथाम करना भी बड़ा जरूरी है। तो रोपाई से पहला भाई खेत में अच्छी तरह अपना पानी देना है और खेत में पूरा पानी खड़ा रहने दें। ज़्यादा नुकसान की अवस्था में भाई आपने 2.5 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC या भाई 1.5 लीटर एंडोसल्फान 35 EC सिंचाई के साथ देनी है। और एक बात और करनी है आपने भाई, अगर गहरी रोपाई कर भी दी तो धान की पौध की जो रोपाई है हमेशा 2-3 सेंटीमीटर तक अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। और किसान भाई समय के अभाव में खेत में एरो या पैडल चलाने के साथ ही रोपाई शुरू कर दे हैं, जिस तरह जो है ना ज़मीन ज़्यादा नरम और ऊपर जो है ना गाढ़ा होने के कारण पौधे ज़्यादा गहरे लग जाए, जिस कारण जो है ना पौधे की विकसित जड़ें हैं तो पौधा भोजन ग्रहण कर नहीं पाता। तो भाई पौधा जो है दूसरी जड़ें बढ़ाने में जो 2-3 सेंटीमीटर की गहराई पर बनती हैं 20-25 दिन ले है। रोकथाम के लिए अपना भाई एक बात का ध्यान रखना है कि खेत को 2-3 बार पडलर या भाई डिस्क हैरो चलाकर गारा बनाने के बाद पाटा या स्वागा लगाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि भाई देखा है कि जो पाटा लगा दिया है तो भाई थोड़ा सा छोड़ कर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्वागा लगा दिया है तो एक दिन छोड़ दें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह तो उसकी रोपाई कर दें वो भी इसमें बढ़िया रहा है। तो इस तरह भाई जो है ना आपने धान की जो रोपाई करी है उसकी जो देखभाल करना बड़ा जरूरी है। अरे भैया ना मौसम की जानकारी दे दें, क्योंकि भाई जो है ना मौसम भी देखो बदलता रहा है, कभी तो बारिश हो जाए कभी गर्मी से महसूस करा है। तो भाई तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा भाई 30 डिग्री सेल्सियस। और कल भाई जो है ना अधिकतम ताप रहने की संभावना है 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान भाई 29 डिग्री सेल्सियस।
और भाई कल का जो हमारा कार्यक्रम किसानवाणी, तो भाई कल रहेगा हमारा कार्यक्रम अन्नदाता, और उस अन्नदाता कार्यक्रम में हम बात करेंगे भाई गाभिन जो गाय है, भैंस है या नवजात बच्चे हैं, उनकी देखभाल किस तरह करनी है। नई फसल नई उमंग में बात करेंगे अमरूद के बागों की देखभाल पे, और भाई साथ साथ में जानकारी भी देंगे भैया ना प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक कीटनाशक हंडी खाद किस तरह बनाना है, और उसका भाई आपने खेती में किस डाल उसको बर्ताव करना है, प्रयोग करना है, इसकी जानकारी भैया के ला साझा करेंगे। और भाई बात देखते रहे हम भाई, कद मनोरंजन करावेंगे। तो पहला सुनेंगे भाई ये लोकगीत, और उसके बाद भाई अगली जानकारी। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उल्टा चल पानी, दासी बन के रहन लागी खुद दमयंती रानी। खंड के मैं झाड़ झूंड मन ना फिर के देखे थे, अपने सिर पे खाट पिलंग कदे ना धर के देखे थे, ना धर के देखे थे। सो मत के पानी के कदे ना भर के देखे थे, दसियारे काम कदे मन ना कर के देखे थे, ना कर के देखे थे। झाड़ू भवारी उठ सवेरा सबकी टल बजानी, दासी बन के रहन लागी इस जिंदगी में काट लिए जो अगवत में बोए थे, इतने गहरे दुख के झगड़े ना पहला झोए थे, कदे ना पहला झोए थे। मैं माराई बोझ बिराने अर्गिज ना ढोए थे, झूठे खुट्टे घर के बर्तन ना मंजे धोए थे, ना मंजे धोए थे। बसी खुशी टूक मिले पड़ झूठ तक खानी, बसी बनकर रहन लागी खुद दमयंती रानी। इस जिंदगी में काट लिए जो अगवत में बोए थे, कई कई पिलंग नवारी थे सो सुधरती में, प्राणपति की ज्यादा प्यारी इस कारण दुख भरती मैं, इस कारण दुख भरती मैं। खैर कष्ट भी सहना पड़ जाए सबने अणसार दी मैं, दिन रात ना चैन पड़े खुद बंदी बन फिरती मैं, बंदी बन फिरती मैं। फिर भी सुननी पड़े रोज मन ओछी मंदी बाणी,
दासी बनकर रहने लाएगी। मन महारानी कया करे थे, बोर बिखर गई मेरी, राजपाट धन दौलत लुट गई, न्यू होगी डूबा ढेरी, न्यू होगी डूबा ढेरी। सीढ़ी सुती छोड़ दई, किसे डिगर गया केरी, इतनी दमयंती ने कई कई अंशु गेरी, कई कई अंशु गेरी। लक्ष्मी चंद का तेरा ना कब होगी दुखी हानी, दासी बनकर रहने लाएगी खुद दमयंती रानी। और भाइयों ये तो सुने आपने लोकगीत। और भाई अब जो है ना आज की नसीहत में हम बात कर लें कि सीधी बिजाई वाली जो धान में खरपतवार नियंत्रण किस तरह अपना करना है। किसान भाई जाना है कि जो खरपतवार नियंत्रण हो जाए इसको जो है ना निकालना बड़ा मुश्किल रहा है, कई बार तो देखा है। लेकिन जो खरीफ की जो मुख्य अनाज वाली जो फसल है भाई, वो खास देखा है कि जो हमारा खास करके जो हरियाणा है उसमें जो है ना हाथगेला ही जो है ना धान की फसल रोपित करी जा है, लगाई जा है। और इसमें भाई एक बात तो यह आ रहा है कि इसमें एक तो ज़्यादा मजदूर चाहिए, दूसरी बात यह है क्योंकि वो अगर मजदूर नहीं है तो ये काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई ज़्यादा धान लगानी पड़ा है। और भाई एक बात और इसमें जो अगर हम रोपित धान लगा भी ले हैं, एक तो इसमें पानी की जो खपत है वो भी ज़्यादा रहा है, क्योंकि रुपाई थे पहला खेत में, और न केवल भाई कद्दू करने के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ा है, बल्कि जो है ना खेत में पानी जो है ना भरकर रखने के लिए भी जल की जरूरत पड़ती रहा है, क्योंकि खेत में पानी भरकर रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हाथगेला धान लगानी है। तो भाई जो हमने हाथगेला धान लगाई है उसकी जो पानी की आपूर्ति अभी अधिकतर इलाकों में तो हम देखा है कि जो ट्यूबवेलें तक करा है, या भाई जहाँ जो है ना केवल सिंचाई खर्च में बढ़ोतरी हुआ है, बल्कि जो पानी का जो लेवल हमारा वो नीचे बहुत चला गया है। इस करके भाई हम देखा है कि जो घटता हमारा जो पानी का जो लेवल है, जो स्तर है भाई, उसमें जो है जो रोपित धान लगाना या उगाना भाई बड़ा मुश्किल होता जान लग रहा है। सारे जाना किसान भाई चोवा कहाँ तक चला गया है। तो इन सारी बातों ने ध्यान में रख के भाई रोपाई के स्थान पर सीधी बुआई करने के प्रयास करने चाहिए। पर धान की जो सीधी बिजाई है रोपाई विधि का एक बेहतर विकल्प है, यानी कि अच्छा दूसरा साधन भी है। सीधी बिजाई में न केवल भाई रोपाई में लगने वाली जो मजदूरी है एक तो वह बचेगी, पानी की खपत दूसरी हाथ से लगाने वाली की बजाय कम होगी। दूसरी बात सीधी बिजाई में भाई न कद्दू करना पड़ा, न ही नर्सरी की जरूरत पड़ा है, न की पौध उगानी। फिर तो भाई कई बार देखा है कई साल तक बासमती धान उगाने के लिए सीधी बिजाई की सिफारिश भी कर दी गई है, क्योंकि बासमती धान खास करके जो हमारा राज्य हरियाणा है इसमें पैदा हुआ है। और भाई जो सीधी धान की बिजाई है उसकी सफलता जो है ना खरपतवार की जो समस्या है थोड़ी सी इसमें दिक्कत रहा है, क्योंकि जो सीधी बुआई वाली जो फसल है उसमें खरपतवार अधिक संख्या में आ जाए हैं। इसलिए भाई यो बात ही न्यू है कि जो रोपित धान में कद्दू करना या पानी अधिक समय तक खड़ा रखना है तो इससे जो है ना खरपतवार थोड़े से नियंत्रित रहे हैं। इस करके भी जो सीधी बिजाई में फसल और खरपतवार के जो पौधे हैं भाई एक साथ जमते भी हैं और उगते भी हैं। तो भाई इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने सीधी बिजाई करनी है वो है दो विधियां इसकी करने की, एक तो है बत्तर आजा जब, दूसरी जब सूखी अवस्था में कर दें। तो जो दोनों तरीकों के द्वारा बिजाई की गई है तो इसमें शाकनाशकों का प्रयोग 2 बार, पहले जमाव से पहला दूसरा जमाव के बाद करना बड़ा जरूरी है। एक बत्तर अवस्था में बिजाई अगर करी गई है फसल में तो उसमें भाई पेंडीमेथालिन का 1.3 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के तुरंत बाद छिड़काव करना है।
पर जो सूखी अवस्था में करी गई है फसल, उसमें भाई अक्सर डायरजिल का जो है ना 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर है भाई 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 1 से लेकर 3 दिन बाद छिड़काव करना बड़ा जरूरी है। और भाई जमाव के बाद जो है ना दोनों प्रकार की जो बिजाई में 20 पायरी बैक सोडियम जो है ना लेकर गोल्ड या भाई तारक 10% SC का 100 लीटर प्रति एकड़ की दर है 120 लीटर पानी में घोल बना के फिर बिजाई के 15-20 दिन के बाद आपने करना है। तो इनसे जो है ना खरपतवार नाशकों का प्रयोग करने के बावजूद यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या मोथा आदि दिखाई दे तो भाई एथोक्सी सल्फ्यूरान 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर तय आपने जो है ना 38 EC को लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर तय बिजाई के 20-25 दिन के बाद छिड़कना जरूरी है। और भाई निराई गुड़ाई कर दे रहे हैं तो ये इस बात का जो ध्यान रखें कि जो भी जो है ना खरपतवारों का छिड़काव करने के लिए एक तो फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग अपना करना है और भाई खरपतवार नाशकों का प्रयोग सही समय पर सही मात्रा में करना है। एक दिन भी देरी होगी तो भाई हो सके असहनीय हो सके वह बात। तो यह तो हमने जिक्र करा कि भाई सीधी बिजाई में किन किन बातों का अपने ध्यान रखना है। और एक बात और भाई, क्योंकि धान का सीजन चल रहा है इसके गिला भाई जो दवाई छिड़का है, दवाई छिड़का क्या गिला भाई स्प्रे रखो आप, दवाई छिड़कने वाले पंप हैं और दूसरे हैं तो उसका भी आपने भाई ध्यान रखना है कि स्प्रेयर का रख रखाव भी किस डाल करना है। क्योंकि जो स्प्रेयर है भाई कई बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक तो अगर आप अपने स्प्रेयर का अच्छी तरह देखभाल करोगे तो उसकी आयु के ग्राम भाई ज़्यादा दिन तक चलेगा और भी रख रखाव रखेंगे बढ़िया, खर्चा भी कम होगा, खराब भी नहीं होने का। स्प्रेयर का रख रखाव भाई इस तरह रखना है, एक तो पंप की देखभाल रखनी है, पहली बार चलाने तय पहले जो है ना पंप में तो जो है ना आपने साफ पानी गुजारना है, यानी कि उसका साफ पानी तो धोना है, उसका पंप है, होज है, फिल्टर है, नोजल है, जो कई भाई के धूल मिट्टी काई या कई तरह जो है ना उसमें सारा साफ हो जाएगा, साफ पानी तो धोने तय उसका भी ध्यान रखना है। होज है, होज के भी सारे जोड़ भाई जहाँ भी दिखे भी या दरार है तो जिस तरह के ध्यान से जांच करें। और सारे होज में जो है ना पंप द्वारा पैदा किए जो अधिकतम दबाव को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कभी भी छोटे छिद्र वाली जो होज है उसका भाई अपना प्रयोग नहीं करना है। फिल्टर या स्ट्रेनर है भाई इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें जो है ना टैंक और पंप के मध्य में जो पंप के बाद और नोजल में लगे हुए हुआ या अगर फिल्टर में कोई भाई पदार्थ अपना दिखे कि जम रहा है तो फिल्टर के साथ साथ भाई टैंक और सारे होज को भाई साफ करना न भूलें। तो भाई ये तो हमने बात करी कि जो आपका स्प्रेयर है उसका भी ध्यान रखना है। एक जानकारी और दे दे भैया ना, क्योंकि जो किसान कॉल सेंटर है भाई उसका नंबर है 1551, इस पे भाई आप संपर्क कर सकते हैं। भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई इसी के लिए कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।